Assalamu alaikum, dear students. Today we will study about the and continue the reactions of alkyl halides. इससे पहले जो हम पढ़ते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस में अल्काइल हैलाइड के क्या डिफरेंसेस है वो आज हम देखेंगे। डिफरेंस जस्ट क्या है, बड़ा स्लाइट सा डिफरेंस है, मैकेनिज्म का डिफरेंस है और जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं हम इन्हें कह रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहने की जो एक वजह है वो यहाँ पे है। आपको पता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन होती है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसे हम कहते हैं कि ये है अल्फा कार्बन। ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन होगी वो कहलाएगी बीटा कार्बन। ठीक है। तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी एलिमिनेशन होगी वो बीटा कार्बन से होगी और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऑलराइट, इसलिए हम इसे कहते हैं दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने SN1 और SN2 के बारे में देखा था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के भी दो मैकेनिज्म हैं, इसमें E2 और E1 को आप स्टडी करेंगे। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर टॉपिक। E2 mechanism and E1 mechanism, दोनों की डिफरेंसेस क्या हैं? E2 mechanism इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म, जैसा कि SN2 था वैसे ही ये भी वन स्टेप मैकेनिज्म है। E1 मैकेनिज्म इट्स अ टू स्टेप मैकेनिज्म। E2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है एट द सेम टाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि इथीन बनती है, अल्कीन बनती है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? अगर आप SN1 को रिकॉल करें, SN2 को रिकॉल करें, तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो करता है कार्बन पे, कार्बोकेटाइन की कार्बन पे अटैक करता है। जबकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। E1 में क्या होता है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि आयनाइजेशन होती है, और आयनाइजेशन जब होती है तो वो स्लो स्टेप मैकेनिज्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, स्लो होता है, इसलिए वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, तो यहाँ इस नतीजे में भी, इसके रिजल्ट में भी अल्कीन बनती है। जो E2 मैकेनिज्म है इट इज अ बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। इसे बाइक मॉलिक्यूलर E2 को क्यों कह रहे हैं, E1 को यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, वो जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, इक्वेशन से भी क्लियर हो जाएगा। सेम SN2 और SN1 की तरह है। As E2 mechanism, the rate of those reactions which follow this mechanism depend upon the concentration of alkyl halide as well as the attacking nucleophile or a base. E1 में क्या होता है? On the other hand, it is a unimolecular mechanism and the rates of those reactions which follow this mechanism depend only upon the concentration of alkyl halide. यहाँ देखते हैं, order of E2 mechanism is 2, order of reaction of E1 mechanism is 1। यहाँ आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के, इसलिए दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि इट इज अ बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। जबकि
E1 में आप देखें रेट जस्ट डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। तो एक ही मॉलिक्यूल है, इस वजह से हम इसे मोनोमॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कह सकते हैं। E2 को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं और E1 को जो है वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इनका जो है वो मैकेनिज्म, रिएक्शंस मैकेनिज्म देखते हैं। E2 मैकेनिज्म में जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है मैकेनिज्म, वन स्टेप है, साइमल्टेनियसली हर चीज हो रही है। अगर आप देखें, दिस इज अ बेस विच कुड बी अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, ये अटैक कर रही है बीटा हाइड्रोजन पे। बीटा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करके इसने बना देना है BH, वाटर बन जाएगा अगर OH अटैक कर रहा है तो। और साथ ही साइमल्टेनियसली जो Br है, जिसे हम लीविंग ग्रुप है कह रहे हैं, वो रिमूव हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था ये दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा और ये बना देगा डबल बॉन्ड। ये इसके नतीजे में हमें अल्कीन मिल जाएगी, डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को रिकॉल करें तो वहां आपको अल्कोहल मिल रहा था। एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपको अल्कोहल मिल रहा था। एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में आपको अल्कीन मिलती है। अब मैं आपको E1 का मैकेनिज्म दिखाने लगा हूं। E1 में 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या होती है, आयनाइजेशन होती है, और आप देख रहे हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसको फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसको फॉलो कर रहा है और स्लो मैकेनिज्म है, और इसके नतीजे में कार्बोकेटाइन बन रहा है और लीविंग ग्रुप लीव कर चुका है। स्टेप 2 में क्या होगा, अब SN1 जो मैकेनिज्म था वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करता था कार्बोकेटाइन की कार्बन पे। ऑलराइट, यहां पे अटैक जो होगा बीटा कार्बन की, जो हाइड्रोजन है जिसे हम बीटा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग कार्बोकेटाइन्स कार्बन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करके वाटर बना देगा, और वाटर बनेगा यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड था H का ये दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा, और इसके नतीजे में जो है वो डबल बॉन्ड डिवेल्प हो जाएगा, और इस नतीजे में हमें जो है वो एक अल्कीन मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक अल्काइल हैलाइड है, उस पर अटैक भी हम न्यूक्लियोफाइल का करवा रहे हैं, एक बेस का करवा रहे हैं, तो विच प्रोडक्ट विल प्रोसीड, अल्कोहल बनेगा या अल्कीन बनेगी? तो ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सॉल्वेंट का फर्क अगर हम रखें, कंसंट्रेशंस का फर्क रखें, तो हम अपना जो है रिएक्शन करवा सकते हैं कि एलिमिनेशन करवानी है या सब्स्टिट्यूशन करवानी है। बट मोस्टली ये रिएक्शन compete करते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं और साइड बाय साइड चलते हैं। एक ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन भी हो रही होती है और एलिमिनेशन भी हो रही होती है। आप अगर हमने किसी बेस को और अल्काइल हैलाइड को मिला दिया है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वहाँ पे चांसेस हैं कि हमें 50% अल्कोहल भी मिल सकता है और 50% हमें अल्कीन भी वहाँ पे मिल सकती है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक दूसरे को compete करते हैं। अदर रिएक्शन जो हैं अल्काइल हैलाइड्स जो शो करते हैं, उनमें वर्ड सिंथेसिस, ये जो नाम वाले रिएक्शन आ रहे हैं जिसमें साइंटिस्ट का नाम आ जाता है,
इनको आपने ख़ास तौर पे याद करना होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो वर्ड्स सिंथेसिस इसमें एक्चुअली होता क्या है, वर्ड सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल से अगर रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर आपने इसमें यूज़ करना है एनहाइड्रस, यानी कि बिल्कुल भी वाटर ना हो वहाँ पे, ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। और सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम मेटल अल्काइल हैलाइड के जो दोनों क्लोरीन्स हैं उनको अपने साथ मिला लेगा और उसके नतीजे में NaCl बनेगा और दोनों जो अल्काइल ग्रुप हैं वो आपस में मिलकर के एक नया अल्केन बना देंगे, लॉन्ग चेन कंपाउंड बना देंगे। ये देखें, ये दोनों अल्केन आपस में मिलेंगे और अल्काइल मिलेंगे और ये एन ब्यूटेन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मिस्टेकनली जो है एक मिथाइलिन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसको आपने काउंट नहीं करना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो एन ब्यूटेन इस नतीजे में बनेगा, दो कार्बन अल्काइल की मिल रही हैं यहाँ से, तो हमें एन ब्यूटेन मिल रहा है। नेक्स्ट जो है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एक एक्वस एसिड की मौजूदगी में, एक्वस एसिड HCl HBr की मौजूदगी में और जिंक मेटल की मौजूदगी में, जिंक को हम एज अ डस्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जिंक को यूज करेंगे। तो जिंक दोनों क्लोरीन को अपने साथ मिला लेगा, एक अल्काइल हैलाइड की और एक एसिड की जो क्लोरीन है, तो ये जिंक क्लोराइड बना देगा। और जो H था एसिड का, प्रोटॉन था, वो अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ और उसके नतीजे में हमें जो है वो प्रोपेन मिल जाएगा। ऑलराइट, तीसरा रिएक्शन अगर आप इसका देखें, सोडियम लेड अलॉय। ठीक है, दो मेटल्स का अलॉय बनाया गया है। ठीक है जी, और इन मेटल्स के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक बड़ा यूज़फुल कंपाउंड मिलता है, केमिकल मिलता है, जिसकी यूजेस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अभी भी रिकॉल करूंगा। पहले देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। सोडियम लेड अलॉय जो है, इसमें आपको 4 सोडियम नजर आ रही हैं। ठीक है, और हम 4 मॉलिक्यूल लेंगे मिथाइल क्लोराइड, ये एक अल्काइल हैलाइड है। ये चारों क्लोरीन जो हैं ये एन सोडियम के 4 मॉलिक्यूल के साथ मिलके NaCl बना देगा, 4 मॉलिक्यूल। और एक जो लेड रह गया है वो 3 मिथाइल ग्रुप के साथ मिलके, 4 मिथाइल ग्रुप के साथ मिलके टेट्रा मिथाइल लेड बना देगा। यहाँ पे 4 मिथाइल बचे हुए हैं, क्लोरीन यहाँ से चली गई हैं और ये इसके साथ मिलके 4 जो है आपको मिलेंगे टेट्रा मिथाइल लेड, जिसे हम TML भी कहते हैं, TML, टेट्रा मिथाइल लेड। और सेम इसी मैनर में जो रिएक्शन होगा वो इथाइल क्लोराइड के साथ होगा। 4 सोडियम, 4 क्लोरीन ले जाएंगे इसके इथाइल क्लोराइड के और ये 4 NaCl, 4 सोडियम क्लोराइड बनेंगे। और जो लेड है, लेड जो एक मॉलिक्यूल रह गया वो 4 इथाइल के साथ मिलकर के, 4 इथाइल के साथ मिलकर के वो बना देगा टेट्रा मिथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड इसे कहेंगे हम, इसे TEL। ऑलराइट, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेल, TML, ये दोनों जो हैं आपको अगर याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑक्टेन नंबर, या तो फ्यूल की क्वालिटी को आप ऑक्टेन नंबर से बढ़ा सकते हैं या फिर उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट्स डालते हैं। टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड जो हैं ये दोनों एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं और ये फ्यूल की कंबस्टन की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, मगर इनका नुकसान ये है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें लेड मेटल है और लेड का ऑक्साइड जब हमारे लंग्स में जाता है तो वो
लंग्स के कैंसर का बायस बन सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 भी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह इसका जब जो है वो टेस्ट होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, चैप्टर नंबर 11 की तरफ। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर उसका नाम है। तो आपके ज़िम्मे एक छोटा-सा होमवर्क है। तो होमवर्क अगर आप एक्सरसाइज में देखें चैप्टर 10 की क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, इसके जो पार्ट्स हैं इसको आप देख लीजिएगा। ये इन जो रिएक्शन से रिलेटेड ही हैं आज के टॉपिक से। और अब लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।